आज पाठ चले कौन सा चलेगा? चौथा, फोर्थ ना। उसका नाम है वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण। अब इसको 2-3 तरीका से लिख लीजिए। एक तो यहाँ पे लिख लीजिए वैश्वीकरण तथा और भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या नाम है इसका? वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। क्लियर? अब इसको देखना है कौन सा पार्ट है ये? लेसन नंबर 4। क्लियर? तो अब इस चौथे लेसन को देखना है। ग्लोबल वार्मिंग नहीं है ये, ग्लोबलाइजेशन होता है इसका अर्थ इंग्लिश में। ठीक है, क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग और अर्थव्यवस्था एक प्रकार से इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहना चाहो तो ऐसे कह सकते हो, क्या कह सकते हो? ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो अब इसको देख लें। तो इसमें देखो 3 शब्द आएंगे। कौन कौन से? एक तो है वैश्वीकरण। क्या है? वैश्वीकरण। ठीक है, एक शब्द आएगा उदारीकरण। कौन सा करण? उदारीकरण। और एक आएगा निजीकरण। क्या आएगा? निजीकरण। कितना करण आएगा? 3 करण आएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे। कौन सी मूवी थी ये? बंधन तो प्यार का बंधन है, थी ना मूवी को नाम? करण अर्जुन से। अच्छा, तो इसमें 3 करण आ गए। कितने करण आ गए? 3 करण आ गए। तो इस करण को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। क्लियर? और इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्लियर? यहाँ तक क्लियर ना? इंग्लिश होने वाली बड़ा बहुत बैंक करा दूंगा, बस मैं यूज करूंगा ठीक है, तो इसको इस प्रकार से बोला जाता है LPG। हाँ, लिक्विड प्राकृतिक गैस नहीं है यहाँ पे इसका अर्थ ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से टॉपिक चलता है। पहला उदारीकरण, फिर निजीकरण, फिर वैश्वीकरण। तो LPG हो गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? LPG। क्या बोलते हैं? LPG। क्लियर? याद रह जाए वो? कोई समस्या अड़ तक? हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ पे 1992 में देश के सामने क्या हुआ? आर्थिक संकट पैदा हुआ। अगर हमारे यहाँ की जो फॉरेन रिजर्व है, ठीक है, उसकी बात करें तो लगभग 7 दिन की इतनी ही अपने पास वो बचे थे कि 7 दिन तक भारत का गुजारा चल जाए। ठीक है, तो हमारे देश के सामने आर्थिक संकट पैदा हुआ। तत्कालीन हमारे जो देश है उसके जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और उसके जो वित्त मंत्री थे, कौन? वित्त मंत्री, उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या नाम था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थी वो बाद में जाके भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। 2 बार राष्ट्र 2 बार कांग्रेस के क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। यहाँ तक क्लियर? तो जो वित्त मंत्री हमारे वो थे ना डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने LPG को लागू किया था। किसको लागू किया था? LPG को लागू किया था। इससे पहले न तो कोई वैश्वीकरण था भारत में, न उदारीकरण था, और न कोई निजीकरण था। तो इस LPG को लागू करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो वर्ल्ड बैंक था या जो वर्ल्ड बैंक है ना, उनसे हम क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। तो अपने पास तो फॉरेन रिजर्व बचा ही नहीं था, ठीक है, तो हम लोन लेने किसके पास जाओगे? वर्ल्ड बैंक के पास। और उसके अलावा लोन देती है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो हम किसके पास गए? वर्ल्ड बैंक और IMF, इनके पास गए। ठीक है, तो इन्होंने शर्त रखी कि यदि आप LPG को लागू करोगे तो ही हम आपको क्या देंगे? लोन देंगे। ठीक, तो इसके बाद से हमारे देश में क्या लागू हुई?
एलपीजी। और कब से? 1992 के बाद से। क्लियर? हाँ, यहाँ तक क्लियर? और 1992 के बाद से ही क्यों? देखो इसके मुख्य पीछे का 2 रीजन है। एक तो देश के सामने क्या हुआ? आर्थिक संकट पैदा हुआ। क्या हुआ? आर्थिक संकट, यानी रुपया कौन सा, ठीक है, गरीबी मांगो जो। उसके अलावा जो रूस भारत के जो दोस्त थे, तो अब यदि थे शीत युद्ध पड़ोगा, के शीत युद्ध, तो उस शीत युद्ध के अंदर देखोगा कि 1990-91 के आसपास जो रूस था ना, उससे 15 देश टूट के अलग होगा। कितना देश? 15 देश टूट के। तो अब रूस तो भारत के ही सहायता कौन कर सके? उसके अलावा देश के सामने आर्थिक संकट पैदा हुए तो कट गया वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास। और अणकमान नेतृत्व करता कौन सा देश है जी? जो विकसित देश था जिसके अंदर अमेरिका प्राथमिकता मिले थे, ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये देश। तो अणकी के जगह ज्यादातर अणका रुपया रही थी अणक अंदर, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने। तो उसके बाद के अंदर ये बोला कि देख लोन तो हम दे देंगे, पर थाने करना पड़ेगा एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इनको लागू करना पड़ेगा। तो अब ये है क्या? इतनी बात आ गई कि इनको लागू तो करना पड़ेगा। अब ये चीज क्या है, इसको तो समझे? यहां तक समझ गए कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? बुक में नहीं दे रखा, पर कॉन्सेप्ट तो पूरा होना चाहिए ना अपना, कि क्या कारण है। तो इसके पीछे का कारण ये था कि गरीबी मांगा, ठीक है, भूखा कुछ भी करे ना हो जाए, भूखा मर जाए सब कुछ करे, वो कहावत है ना। तो वह काम है कि देश के सामने आप भूखों मर रहे हो, तो कुछ तो करना पड़ेगा, दूसरा एक शर्त भी माननी पड़ेगी, हाँ भी मिलानी पड़ेगी। तो वो ही काम किया हमारे द्वारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से, ठीक है। हाँ, हमारी 1992 में जो मुद्रा थी ना, उसका अवमूल्यन हो गया था, यानी उसका मूल्य गिर गया था। तो करें अपने पाठ को शुरू। जो वैश्वीकरण होता है, क्या वैश्वीकरण, जिसको क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन, सॉरी ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब वैश्वीकरण क्या होता है कि जो विभिन्न देश होते हैं, विभिन्न देश मतलब एक हो गया बांग्लादेश, एक हो गया पाकिस्तान, एक हो गया भारत, एक हो गया म्यांमार, एक हो गया श्रीलंका, इस प्रकार से जो देश है ना, ठीक है, अनेक सारे देश है ना। तो इन देशों के मध्य क्या हो जाएंगे, मान लो कि ये क्या था, बांग्लादेश और भारत, इसके आपस में क्या हो, संबंध हो, क्या हो, आपस में संबंध, ठीक है। तो ये एक प्रकार से यानी विभिन्न देशों के मध्य परस्पर संबंधी क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन। अरे सीधो खैबा मतलब याद है कि आपा है, आपा एक घर है अपन खुद को, वह खुद को घर है, ठीक है। फिर उसके अलावा मान लो कि घर, जैसे कि मान लो कि ये अपना घर है, अब यहाँ पे बनानी है चाय, क्या बनानी है, चाय। अब चाय की बना रहा था, तब चीनी खत्म हो गई, चीनी अपना कन बना, तो क्या करांगा, पड़ोसी जांगन मांग बा, ठीक है। अब पड़ोसी के लाया, चीनी मांग कर लाया, ठीक है। अब चीनी लेके आया, तो पड़ोसी ने कभी मान लो कि और कुछ बना रहा हो, साग बना रहा हो, खत्म हो जाए लूण, ये खत्म हो जाए नमक, ठीक है। तो यह नमक कड़े मांग पाओगा, पड़ा मांग पाओ, तो अणका आपस में क्या होगा, परस्पर संबंध, क्या हो गया, परस्पर संबंध, क्या हो गए, परस्पर संबंध, क्या हो गए, परस्पर संबंध। यही है ग्लोबलाइजेशन, कि जो विभिन्न देश हैं उनके मध्य आपस में परस्पर संबंध, आपस में दोनों विभिन्न देशों क्या है, उद्देश्य है। आज के दिन जब जो रूस यूक्रेन युद्ध होता है, युद्ध रूस यूक्रेन में हो रहा है, लेकिन महंगाई भारत में बढ़ रही है ना, क्यों? क्योंकि जो आज के दिन जितने भी देश हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए। एक देश दूसरे देश से चीनी लेता है तो दूसरा देश उस देश को लोन देता है समझ गया? तो ये मैं ऐसे नहीं कह रहा कि चीनी लोन ही देते हैं, पर यह है कि जो आपस में ऐसे संबंध हो गए कि एक देश कुछ उत्पादन करता है तो दूसरा देश अन्य चीजों का उत्पादन करता है, फिर इन इन चीजों को क्या कर लेता है, आपस में व्यापार के माध्यम से मिलके बांट लेता है, ठीक है, मिल बांट के कर लेते हैं। अब मान लो कि एक देश प्रभावित होगा तो उसकी सप्लाई क्या होगी, प्रभावित होगी, उसकी सप्लाई प्रभावित होगी तो दूसरा देश उसके ऊपर क्या है, निर्भर है, तो उसकी क्या हो जाएगी, सप्लाई प्रभावित हो जाएगी, ठीक है। उसके पास वो जो सप्लाई जाएगी ना, उसके पास उस माल की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो यही है वैश्वीकरण की, एक दूसरे देशों का या विभिन्न देशों का एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। अब इसको पारिभाषिक रूप में देख लें, अरे तक समझ में वैश्वीकरण की वजह, हाँ होगा।
विभिन्न देशों के मध्य, क्या विभिन्न देशों के मध्य, विभिन्न देशों के मध्य, विभिन्न देशों के मध्य, के मध्य या के बीच, बीच लिख दें, ठीक है। आपसी परस्पर संबंध, कैसे संबंध, आपसी परस्पर संबंध, समझ गए, आपसी परस्पर संबंध, हाँ आपसी परस्पर संबंध, ठीक है, कि आपस में संबंध कैसे हैं वो। तो विभिन्न देशों के बीच आपसी परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, तीव्र एकीकरण, इनकी जो प्रक्रिया है, ठीक है, ये किस प्रकार से हो रहे हैं, ये क्या कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है। अब ये देखो, मान लो कि यहां से आपने क्या लाने गए, चीनी, इस व्यक्ति के पास क्या लाने गए, चीनी, ठीक, क्लियर। और ये व्यक्ति आपके पास के लेबा लून, लून, ठीक है, या नमक लिख लो, पूरी गांव वाली होगी, नमक, क्लियर। अब ये आपस में क्या हो गया, इनका एकीकरण हो गया ना, कि तू मेरे घर आ जा, मैं तेरे घर आऊंगा, तू मेरे घर आ, मैं तेरे घर आऊंगा, क्या हो गया, ये आपस में क्या हो रहा है, तीव्र रूप से एकीकरण हो रहा है। फिर उसका बात का मान है, फिर इन मान ले कि चाय बनाते बनाते चाय खत्म हो जाए, ठीक है, चीनी कन छाई और चाय इकन भी को ना, अब आग एक और देश है या एक और घर से वो करना, जाओ 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 कबूतर जा, ठीक है, अड़ गया तो अड़स के लाया चाय, के लाया चाय, और फिर इन आवश्यकता पड़ गई, इन नमक की आवश्यकता पड़ गई, अगर मैं तो खुद भी मांग ले आऊंगी, तो एक नमक ले पायो, कि ले पायो, नमक ले पायो, तो अब इको संबंध बन गो, ठीक है। अये आपस का मान या बोले देख, चाय की आवश्यकता पड़ेगी तो तूने, या कहते चाय की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं दूंगा, और या कहते लूण की आवश्यकता पड़ेगी तो थाने मैं दूंगा, या अगर चीनी की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं दूंगा। आपस में क्या हो गए, संबंध हो गए, और उसके अलावा आपस में एकत्रित हो गए ना, एकीकरण हो गया ना इनका, एक को नुको ना, एक को होगा भाई को, तो क्या होगा, हाँ सेना में नहीं सेना में नहीं कर रहा जी, सेना में नहीं, पर एकीकरण तो हो गया ना, ठीक है, आपस में एक होके संगठन में शक्ति, तो वो वाला काम। अब मान लो कि ये व्यक्ति प्रभावित हो गया, तो ये तो ऑटोमेटिक प्रभावित होगा या नहीं होगा, जैसे मान लो इससे हम ले रहे थे चाय, क्लियर। अब ये व्यक्ति के ऊपर मान लो कि इस व्यक्ति ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, और इसके ऊपर इसने कर दिया, तो अपन क्या क्या किस किस पे निर्भर थे, एक तो चाय पे और एक चीनी पे, इन दोनों पे निर्भर थे ना, थे ना, यहां तक कोई समस्या। अब चाय पर निर्भर और चीनी पर निर्भर, तो अब यह बताओ कि अपना देश में चाय और चीनी की सप्लाई ना कर पाएगा, दे ना पाएगा, तो अपना महंगाई बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी ना। तो यही है आज के दिन, अगर एक देश दूसरे देश से प्रभावित हो रहा है ना, तो तीसरा देश खुश मत हुआ, देखा हाँ मजवार से गुड़ा देखता, तू भी प्रभावित होगा उससे। उसका मुख्य कारण क्या है, वैश्वीकरण, क्या है, वैश्वीकरण, क्योंकि जो विश्व है वो आपस में परस्पर एक हो चुका है और एकीकरण हो चुका है इसका, ठीक है। तो आपस में परस्पर क्या है, संबंध है, ये कहलाता है वैश्वीकरण, समझ गया। अब तक कोई समस्या होने ना। तो वैश्वीकरण की ये परिभाषा है कि विभिन्न देशों के बीच आपसी परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है, यानी किस प्रकार से हुई है, वो क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है, समझ गया। कोई समस्या, आप आगा उधार पर उधार कर बता कर या बोलो कि देख कि आप जना जो वैश्वीकरण करया, वैश्वीकरण का अंदर आप बोले देख अपना दोनों को आपस में संबंध होगा, चलो ठीक है। मेरा देश का अंदर एक कंपनी है, जैसे मान लो भारत वालों का, मेरे देश में से रिलायंस कंपनी, वो जियो की सिम है, और जियो की सिम में बढ़िया ऑफर आ रहा है, फिर यार मेरे देश में भी लगा दे, कहाँ पे लगा दे, मेरा देश में भी लगा दे। ऐसे मान लो ना कि जैसे कि एक घर है, ये घर है, ठीक है, और एक ये घर है, ऐसे समझो आप। इस घर में क्या होते हैं, रोजाना की पकोड़े बनते हैं, क्या बनते हैं, पकोड़े बनते हैं मस्त वाले, ठीक है, किरकिरा किरकिरा, और ये को डेली डेली जीभ लबलबाओ है, क्या लबलबाओ, जीभ लबलबाओ, ठीक है। तो अब ये पकोड़े यहाँ पे भी तो बन सकते हैं, बन सकते हैं ना, पर यहाँ पे क्यों नहीं बनेंगे। अब अड़ पकोड़ा बना पर दूसरा घर बना दोगे, कहीं बना दोगे, खन्ना एम बना दूंगा, ठीक है। तो ई घर के अंदर भी तो कुछ नियम कायदे है ना, ठीक है, क्या हो गए, नियम कायदे। तो मान लो कि ये नियम कायदे हैं, अगर नियम कायदों में ये कहना मेरो नियम
और मेरा काय दोया कोने कोई दूसरो आवर मेरे घर के अंदर पकोड़ा बनावे, या हम कौन करवा दिया, ठीक है। ऐ करोगा तो ठोकांगा, यह उदारीकरण है ना, समझा। जैसे कि मान लो कि एक देश है, जैसे कि ये अमेरिका है, ठीक है। अब अमेरिका में जो कंपनी है वो भारत में आके लगना चाहिए, कहाँ पे, भारत में, कि मैं भारत में आके कंपनी लगाऊंगा, भारत वालों खले कहीं से लगाओ, मेरे देख मेरे कानून है, ठीक है, क्या है मेरे पास कानून है, मैं क्या कर दूंगा, अवरोध कर दूंगा या मैं प्रतिबंध लगा दूंगा, ऐसे कैसे, मेरे पास पुलिस सेना है, कौन लगा सके ना। तो यही है कि जितना भी कानून ही ना और प्रतिबंध, ठीक है, यही प्रतिबंध, उनको क्या कर दो, हटा दो, ठीक है, वही उदारीकरण है ना, समझा। कि जैसे कि मान लो कि आपने वैश्वीकरण कर दिया, आपने कहा कि हम आपस में जुड़ गए, तो आपस में जुड़ गए तो एक दूसरा घर में भी तो पटांगा, है वो छोड़ो तेरा घर में खेल पाओगे, छोड़ो दूसरा घर में खेलो जाए, वो होगा ना ऐसा काम। तो उदारीकरण में क्या करना है कि हमारी अगर कोई भारत देश की कोई कंपनी आ रही है ना, तो उसके ऊपर कोई प्रतिबंध ना लगना चाहिए, ठीक है, और उसके अलावा जो अवरोध ही उनने क्या कर दो, कम कर दो, हालांकि करा रखो है तो फिर थारा देश में ठाले जहां लूट ले जहां, अवरोध और प्रतिबंध रखो पर बिल्कुल ही कम रखो, जिससे हमारी कंपनी स्थापित हो जाए, समझ गया। तो यानी कि जो भी एक देश के नियम विनियम है उनमें ढिलाई देना, वही क्या कहलाता है, उदारीकरण, यानी उदार होगा, उदार व्यक्ति या तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, शरीफ व्यक्ति, यहाँ तक क्लियर, हाँ यहाँ तक क्लियर। तो अब इसको कैसे समझोगे, परिभाषा देख लें इसकी, कि जो सरकार के द्वारा, अब मान लो कि भारत देश है, इसमें सरकार के द्वारा क्या होते हैं, अनेक सारे नियम कायदे होते हैं ना, और नियम कायदे होंगे तो वो क्या लगाएगी, प्रतिबंध, क्या लगाएगी, प्रतिबंध लगाएगी और अवरोध पैदा करेगी, क्या करेगी, अवरोध पैदा करेगी, एक तो अवरोध पैदा करेगी और एक प्रतिबंध, क्या, प्रतिबंध। अवरोध और प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया है, इनको अवरोध और प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया, ये क्या कहलाता है, उदारीकरण, क्लियर। दोबारा से एक बार और समझ लो और दूसरा तरीका से देखो, जैसे कि मान ले कि भारत के अंदर कोई दूसरे देश की कंपनी आप बताओ, ठीक है, तो कंपनी अगर भारत में स्थापित कराओ तो भारत का क्या करेगा कि उसके अंदर कुछ नियम ही, कानून ही, अब भारत में कोई भी चीज स्थापित करोगा तो कम से कम सरकार की अनुमति तो लोगा ना, दूसरा देश से कोई भी कंपनी आओ तो सरकार की अनुमति लेगी, कौन लेगी ना, लेगी ना, ठीक। अब जब सरकार की अनुमति ले रही हो कंपनी, तो सरकार को मान लो कि एक ऑफिस में गया, वो का मान साइन सुइन करवा लेने, क्लियर, फिर का दूसरा ऑफिस में जाओ, ये दूसरा ऑफिस में गया, फिर का तीसरा में जाओ, ऊपर हस्ताक्षर, तीसरा में गया, फिर का चौथा गन जाओ, ऊपर भी हस्ताक्षर कराओ, फिर पांचा गन जाओ, या घुमा हमारी बावड़ा कर देगा, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से अवरोध हो गए ना, कि हम कंपनी कैसे स्थापित करेंगे, थे जाना सैन मार भेज दिया, ठीक। उसके अलावा अनेक सारे क्या हो गए, प्रतिबंध हो गए, ये यहां तक कोई समस्या है क्या, ठीक। तो ये तो क्या होगा, अवरोध होगा, चलो यार तो ठीक है। उसके अलावा जैसे कि मान लो कि अवरोध, एक तो अवरोध हो गए, अब आप कंपनी स्थापित करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कंपनी स्थापित करना चाहते हो, और आपके पास कोई धन की व्यवस्था ही नहीं है कि किस प्रकार से धन की व्यवस्था करें, ठीक है। आप मान लो कि जो अनेक सारे अवरोधों की ओर बात करें, तो मान लो कि आप टैक्स लगा दो, जैसे कि मान लो कि हम कुछ सामान लाए उस पर अधिक टैक्स लगा दो, फिर उसका लाओ सामान बेचा उसका बड़ा अधिक टैक्स लगा दो, फिर हमारा सामान बिके ना, तो इन टैक्सों को यानी प्रतिबंधों को क्या कर दो, हटा दो। तो इनको अवरोध और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदारीकरण। तो सरकार के द्वारा जितने भी अवरोध और प्रतिबंध है उनको क्या किया जाए, हटा दिया जाए, तभी तो कंपनी स्थापित होगी, ठीक है, यहां तक कोई समस्या। अब निजीकरण का मतलब समझो, किसका मतलब, निजीकरण का मतलब, निजीकरण क्या होता है, जिसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे जो भारत है, इसमें 1992 से पहले क्या थी, अनेक सारी कंपनियां थी, क्या थी, कंपनियां थी, ये जो कंपनियां थी ये किसके नियंत्रण में थी, सरकार के नियंत्रण में थी, किसके नियंत्रण में, सरकार के, यानी कोई एक व्यक्ति खुद की कंपनी स्थापित नहीं करेगा, कंपनियां कौन स्थापित करती थी, सरकार करती थी। तो अब ये जो कंपनियां हैं, सरकारी जो कंपनियां हैं, इनको क्या कर दिया जाए, कोई निजी क्षेत्र के अंदर या कोई निजी व्यक्ति को उसको बेच दी जाए, ठीक है, यही कहलाता है निजीकरण। हाँ, रिलायंस कंपनी है,
ठीक है, तो क्या है निजीकरण। जैसे कि मान लो कि पहले एयर इंडिया था, ठीक है, एयर इंडिया ये भारत की कंपनी थी, यहां तक ठीक। तो थोड़े दिन पहले इसको किसको बेच दिया गया, टाटा को बेच दिया गया। किसको बेच दिया गया, टाटा को बेच दिया गया। ये क्या है, निजीकरण करना। ये एयर इंडिया एक कंपनी थी, इसको किसी व्यक्ति विशेष को बेच दिया गया, ये उसका निजीकरण हो गया। ठीक है, एयर इंडिया जैसे कि मान लो कि अपने जो भी हवाई वायुयान थे, ठीक है, उस वायुयान की देख रेख अब कौन करेगा, टाटा करेगा। पहले कौन करती थी, भारत सरकार। ये कहलाता है निजीकरण। ठीक है, कि जो भी सरकारी क्षेत्र है, जो सरकारी परिसंपत्ति है, उसका क्या करना, निजीकरण करना, या किसी निजी व्यक्ति के हाथों में सौंपना, वही निजीकरण है। क्लियर, अभी तक कोई समस्या। हाँ, तो अब इसको भी देख ले एक बार कि सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी को कहां पे बेचना, निजी क्षेत्र में बेचना। सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सा क्षेत्र की, सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, क्या है, कंपनियां, इनको कहां पे बेचना, निजी व्यक्ति के पास बेचना, निजी व्यक्ति को बेचना। क्लियर, ये क्या कहलाता है, निजीकरण। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री है, जैसे बिस्किट का उत्पादन कर रही है, पहले उसका कौन चला रही थी, सरकार चला रही थी। अब वो कंपनी किसको बेच दी गई, किसी निजी व्यक्ति को बेच दी गई, तो अब वो क्या हो गया, निजीकरण। ठीक है, कि अब उसका देख रेख कौन करेगा, निजी व्यक्ति करेगा, ये निजीकरण है। दोबारा से देखो, हमने जो हमारा चौथा चैप्टर है उसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो पहले बात देख लेते हैं वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण से अभिप्राय है कि जो विभिन्न देश हैं उनके मध्य आपसी संबंध और तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो क्या कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है। फिर उसके बाद में दूसरी चीज आई उदारीकरण। कि उदारीकरण क्या होती है, कि सरकार के द्वारा अनेक सारे अवरोध और प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, तो उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, उदारीकरण। मान लो कि एक देश से दूसरे देश में कंपनी कैसे लगाई, तो उनको नियमों को हटा दो तो दूसरा देश यहाँ पे कंपनी लगा देगा। फिर उसके बाद में अगली बात आती है निजीकरण, जिसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। कि हमारे यहाँ पे जो कोई भी देश है, जैसे भारत देश है, अगर उसके सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेच दिया जाए किसके पास, निजी व्यक्तियों के पास, तो वो क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। क्लियर, क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। क्लियर, अभी क्या होती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी नहीं होती। जैसे कि मान लो कि ये देश है अमेरिका, ठीक है, क्लियर, इसकी कोई कंपनी है, ठीक, जैसे एप्पल, APPLE, ठीक है, उसको ओपन कर। तो अब ये जो एप्पल की कंपनी है, ये मान लो कि ये भारत में भी स्थापित हो जाए, कहाँ पे, भारत में आ गई। उसके अलावा ये जो कंपनी है ये बांग्लादेश में भी स्थापित हो जाए, कहाँ पे, बांग्लादेश में। इसके अलावा ये कंपनी चीन में भी चली जाए, कहाँ पे, चीन में भी चली जाए, चली क्या जाए है। ठीक है, तो ये जो एप्पल की कंपनी है ये इतने सारे देशों में इसकी अनेक सारी ब्रांचेज हैं, है ना। तो ये एक राष्ट्र की हो गई या बहुत सारे राष्ट्र की हो गई, बहुत सारे राष्ट्र की हो गई ना, यही कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। यहाँ तक कोई समस्या, ठीक। तो अब ये बताओ कि ये जो कंपनी है कौन सी, एप्पल की, अगर ये दूसरे देश में स्थापित हो गई, कौन से देश में स्थापित हो गई, दूसरे देश में स्थापित हो गई, तो इसके द्वारा जो एप्पल के फोन का क्या किया गया, उत्पादन, क्या किया गया, उत्पादन, उत्पादन किया गया ना। तो अब इसके ऊपर यहाँ पे एप्पल का फोन का उत्पादन किया गया, तो इसके ऊपर नियंत्रण और स्वामित्व किसका होगा, ठीक है, कि इसके ऊपर नियंत्रण कौन रखेगा, ये एप्पल वाली कंपनी वाला व्यक्ति। और स्वामित्व किसका हो जाएगा, इसी व्यक्ति का, किसका हो जाएगा, इसी व्यक्ति का। तो ये कहलाती है क्या, बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्लियर, है तारो का या शब्दम तारो, शब्दम या सोनो कौन बने यार, कम से कम इन तो तार था, समझ गया। चलो तो शब्दों में देख लो।
जैसे जियो की कभी रात में बस से पास में से दूर देश जियो की बाहर दूसरा में भी होगी, पर जो रिलायंस वालों है, ठीक है, जो अंबानी है, की अनेक सारी कंपनी है, जियो तो भी एक सिम है, ठीक है, जिस जान पर लगा अनेक सारी कंपनी जी और अनेक देशों में फैली हुई है, तो अभी बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? पहली बात तो क्या होगी, ये हमने अभी देश देखे, भारत, बांग्लादेश और चीन, ठीक है, तो ये 3 देश देखे, तो इसमें हमने क्या ये क्या देखे, ये एक देश थे या अधिक थे? अधिक थे ना, तो एक से अधिक देशों में, इसमें एक से अधिक देशों में, एक से अधिक देशों में क्या जो उत्पादन है, उत्पादन, और उत्पादन किसका? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, या फिर इससे पहले लिख दे एक से अधिक देशों से पहले, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, किसके द्वारा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा एक देश, एक से अधिक देशों में जो उत्पादन है, क्या है? उत्पादन, उसके ऊपर नियंत्रण व स्वामित्व किसका होता है? किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी का हो, तो ये क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी कि कहने का मतलब यह है एक से अधिक देशों के अंदर उत्पादन और नियंत्रण, उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व किसका होता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का होता है। क्लियर? तो यानी कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गई, एक देश से अधिक देशों की कंपनी हो गई। क्लियर? दोबारा समझो, एक से अधिक देशों की कंपनियां जो उत्पादन करती है उसके ऊपर नियंत्रण व स्वामित्व भी रखती है, वो क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक, तो अगर सरल शब्दों में कहें कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहेंगे, यानी एक या एक से अधिक देशों के अंदर स्थापित जो भी कंपनियां हैं वो क्या कहलाती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। एक देश, जैसे कि मान लेंगे मेरे देश की कंपनी और अन्य देशों में क्या हो गई? स्थापित हो गई, वो क्या कहलाएगी? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। और ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, इसके उत्पादन, ये जो उत्पादन करती है उसके ऊपर नियंत्रण और स्वामित्व तो इसी का होता है। ठीक, अब अगली बात आती है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है इसके लाभ क्या होते हैं? क्या लाभ? जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में आप बात कर रहे हो, तो इससे लाभ क्या होगा? तो अब ये बताओ कि दूसरे देश की कंपनी है, ठीक है, जैसे एप्पल है, कौन सी है? तो लाभ लिख देते हैं, एक एप्पल कंपनी है, ठीक। अब एप्पल कंपनी में क्या है? गुणवत्तापूर्ण है ना, ठीक है। अपन एप्पल का मोबाइल लाते हैं और चाहे ओप्पो का ले आओ, या फिर उसके अलावा अपना जो लावा को ले आए जी, लावा को मिल जाएगा लगभग 7,000 कोई, कितना को? 7,000 के आसपास, बढ़िया सो, ठीक है। और इतनी ही रैम में, बैटरी में, कैमरा में, या मिला को 1.5 लाख में। हाँ, एप्पल को क्यों? क्योंकि इकम अंदर कैसा है? गुणवत्ता है, ये है गुणवत्ता। तो कौन सा फोन लाओगे? एप्पल को ठीक है। हाँ, तो इससे क्या होता है कि अब मान लो कि अमेरिका से ये एप्पल का फोन चलता चलता आया, यहाँ से निकला ये 1 लाख रुपए का, कितने का लिखा निकला? 1 लाख रुपए का। अमेरिका देश खुद टैक्स लियो ऊपर, ठीक है, कि देख तू फोन का उत्पादन करते हो, थोड़ा सा टैक्स मान दे, ठीक है, ले लियो। तो या ले लियो, मान ले कि 2,000 रुपये ले लियो, मान लो इतना, थोड़ा बता लूँ, ठीक। फिर आप ये जहाज से चालते दूसरा देश की सीमा के अंदर प्रवेश करो, जैसे ये मान लो भारत है, ठीक है, भारत के अंदर आओगे, फोन बिकतो भारत में बेचना है ना, तो भारत के अंदर आए जब ये फोन तारेगा ना जहाज का माध्यम से या कोई और दूसरा माध्यम से लेंगे, तो एक ऊपर आड़े टैक्स लग जाएगा, ठीक है, बंदरगाह के ऊपर टैक्स लागो, एड लगा दिया, मान ले 15,000, कितना लगा दिया? 15,000। तो अभी की कितनी होगी अब तक? 1,17,000 होगी, ठीक है। अब 1,17,000 या बाद के अंदर या बिथर चल गो, बिथर गया बाद के मान को राज्य में प्रवेश करो, फिर राज्य लगा दो ऊपर टैक्स, ठीक है। मान ले कि वो लगा दे 2,000, ये 3,000 लगा ले, कितना होगा? 3,000 लगा दो, अब 1,20,000 होगा, ठीक है। और जो परिवहन का साधन में रुपये लगे आने का कौन जोड़ा बरो, तो लगभग अब बिकतो कितना पूछ जाओगे? 1,30,000 तक मान लो, इतना उस परिवहन का साधन लागो एक मोबाइल के पीछे। क्लियर? अब 1,30,000 को थे बेच रहा छो, यदि ई कंपनी ने भारत में ही स्थापित कर दो, ठीक है, कड़े स्थापित कर दो, भारत में स्थापित कर दो, तो अब या अगर 1 लाख को निकलो है, कितना को?
1 लाख को, तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स लाख रे 1,15,000 को जाएगा। और अड़े 1,30,000 को बैठो दे 15,000 फर्क आगो ना। तो ये क्या होगा कि अगर अपने देश में बहुराष्ट्रीय कंपनी को मतलब दूसरे देश की कंपनी दूसरे देश में स्थापित होना, एक देश की कंपनी दूसरे देश में स्थापित होना, तो इससे लाभ ये होगा कि मान लो कि कोई कंपनी भारत में स्थापित हो जाए या किसी दूसरे देश में स्थापित हो जाए, तो जो सस्ती कीमतों पे क्या मिलने लग जाएगा, गुणवत्ता वाली वस्तुएं मिलने लग जाएगी। सस्ती कीमतों पे क्या मिलेंगी, गुणवत्ता वाली गुणवत्ता वाली वस्तुएं मिल जाएंगी या गुणवत्ता वाले संसाधन मिल जाएंगे। ठीक है, गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध। यहां तक कोई दिक्कत, समझ गया ना? कौन सी वस्तुएं उपलब्ध, गुणवत्ता वाली, क्वांटिटी। आवाज क्या कह रही थी? ठीक, फिर उसके अलावा गुणवत्ता वाली वस्तुएं आ गई। तो अब आप ये बताओ कि यहाँ पे एप्पल की कंपनी ये अमेरिका में लगी, तो अमेरिका में एप्पल का फोन लगाएगा तो व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, तकनीक की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी तो वहां पे उनको क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अगर इस कंपनी को भारत में स्थापित कर दे तो मिल जाएगा ना। तो अगला लाभ क्या है, इससे रोजगार में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, रोजगार में वृद्धि होगी या रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। तो हमारे यहाँ पे अनेक सारे विश्व में अविकसित देश हैं। कैसे देश हैं, अविकसित देश। ठीक, जो अविकसित देश हैं इसमें क्या होंगे, रोजगार के अवसर सर्जन होंगे। ठीक है, रोजगार के अवसर अवसरों का सर्जन। ठीक है, कि मान लो कि यहाँ के जो व्यक्ति बेरोजगार घूम रहा था, ठीक, तो उनके मिल जाएगा रोजगार मिल जाएगा या बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लाभ होगा। समझ गया कि जो लाभ पहले कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है, एक से अधिक राष्ट्रीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी, सरल भाषा में। ठीक है, और ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है ये जितना भी उत्पादन करती है तो उसके ऊपर नियंत्रण और स्वामित्व तो किसका होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ही होता है। ये तो हो गया बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में। फिर उसके बाद में दूसरा टॉपिक है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उनके लाभ क्या है। तो इसमें लाभों की बात करें तो इसके दो लाभ मुख्य हैं कि एक तो ये क्या करवा देगी, सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध करवा देगी। ठीक है, उनका उत्पादन होने लग जाएगा। दूसरी चीज, जो अविकसित देश हैं उसमें रोजगार के अवसरों का क्या होने लग जाएगा, सर्जन होने लग जाएगा। अगला टॉपिक है विदेशी व्यापार। क्या है, विदेशी व्यापार। अब हम तो गए परदेसी हैं कि मेरा यहाँ कोई नहीं, तो विदेशी को बोलते हैं फॉरेन कंट्री। अरे कंट्री रुक जा रहे, ठीक है, विदेशी को क्या बोलते हैं, फॉरेन। और व्यापार को क्या बोलते हैं, ट्रेड। ठीक है, तो अब क्या देखना है, फॉरेन ट्रेड। तो जो विदेशी व्यापार है किसे का होगा, जैसे कि मान लो कि एक देश ये है, एक या है भारत, हाँ, यहाँ पे एक देश है रूस, ठीक है ना, दो देश। वैसे रूस भारत से बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, पर हम छोटा कर देते हैं इसको। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमारा भारत क्या है, महान है। अब जो भारत और रूस इन दोनों के मध्य व्यापार करेंगे, या कहता है कि तेरी वस्तु मन दे, या कहता तेरी वस्तु मन दे। तो अगर रूस से कोई भी वस्तु मंगाएंगा तो आप क्या खाएंगे उन्हें, आयात कि आई। ठीक है, जैसे कि आज के दिन तेल मंगवा रहे हैं इधर रूस से, ठीक है, और भारत से कोई भी चीज रूस के पास भेजेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, निर्यात। क्या बोल देंगे, यहाँ तक कोई समस्या? और किन के मध्य हो रहा है, दो देशों के मध्य हो रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, विदेश। हो गया ना, और विदेश कोई जो लुगाई है वो विदेशी। ठीक है, और हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, व्यापार। क्या हो रहा है, व्यापार, ये कहलाता है विदेशी व्यापार। कोई समस्या, समझ गया, क्लियर? और अब ये जो व्यापार हो रहा है ये क्या बन रहा है, एक माध्यम। क्या बन रहा है, माध्यम, कि दोनों के मध्य क्या है, एक माध्यम है। अर्थ तक समझ गया, विदेशी व्यापार कहलाता है। क्लियर? तो अब इसको शब्दों में देख लें। पहली बात, विदेशी व्यापार क्या है, एक माध्यम है। क्या है, माध्यम है।
दो देशों को जोड़ने का, किसके माध्यम से? व्यापार के माध्यम से। ठीक है, विदेशी व्यापार क्या है? एक यह एक क्या है? माध्यम है। ठीक, इसका माध्यम है व्यापार। और किसका माध्यम है? व्यापार। ठीक है, व्यापार करेंगे दो देशों के मध्य, तो ये बन गया माध्यम। फिर उसके अलावा अगली बात आती है कि जो विदेशी व्यापार होता है इसमें क्या की जाती है? वस्तुओं को दूसरे देशों से, पहले दूसरा देश तो लगा, ठीक है, या फिर ऐसे लगा दे, दो या दो से अधिक देशों के मध्य, दो या दो से अधिक इनके मध्य, देशों के मध्य, देशों के मध्य, या तो क्या हो जाए? आयात हो, क्या हो? आयात हो या निर्यात हो। ये जो आयात और निर्यात है यही कहलाता है विदेशी व्यापार। समझ गए? अब आप आयात और निर्यात करोगे तो इसमें क्या करोगे? या तो वस्तुओं को क्या करोगे? या तो वस्तुओं को खरीदोगे, क्या करोगे? वस्तुओं को खरीदेंगे, ठीक है, या फिर इनको बेचेंगे, क्या करेंगे? बेचेंगे। यहाँ तक कोई समस्या? मैं तो बता दियो, यह है विदेशी व्यापार। क्या है? विदेशी व्यापार। क्लियर? और ये क्या करता है? उत्पादन के अवसर प्रदान करता है। क्या करता है? उत्पादन के अवसर प्रदान करता है। क्लियर? एक शब्द आता है निवेश। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्लियर? जैसे मान ले कि अजेड़ो होगो अमीर, ठीक है, क्या होगो? अमीर। क्या होगा जेड़ा? अमीर होगा। अजेड़ा का नाजे 1 लाख रुपया। अजेड़ो देखा कौन कोई ना देखा वो है तो आईफोन ले आगो ना। अजेड़ो क्या करोगो? 1 लाख कमाए, चलो 1 लाख होना है, 1 लाख कम तो होगा, 51 लाख मिल गया जेड़ा। कितना मिल गया? 51 लाख। अब अजेड़ो जाकर बोल मैं तो पहले खरीदूंगा जमीन। ये खरीदूंगा जमीन, ठीक है, तो या खरीद लियो भूमि, ठीक है, फिर क्या होता है? अब जमीन खरीद लियो तो मैं डालूंगा दुकान, ये डालूंगा दुकान, ये दुकान में डाल दो। पहले तो जमीन खरीदो, फिर इम रुपया लगा दियो, फिर दुकान डाल दियो, फिर एक अंदर रुपया लगा दियो। फिर क्या होता है? मैं दुकान का मान रखूंगा एप्पल का फोन। कौन सा फोन रखूंगा? एप्पल का फोन। क्या रखोगो? एप्पल का फोन रखूंगा, ठीक है, और एप्पल का फोन के साथ साथ हमने एक बेच वाड़ो भी रखूंगा, मत दुकान में बैठूंगा ना, ठीक है, मैं केवल रुपया लूंगा। तो अब देख, हाँ, तो भूमि खरीदो तो रुपया क्या हो सकता पड़ी? दुकान खरीदो तो रुपया लगायो, और एप्पल का फोन खरीद के लाओ जाना रुपया लगायो, और अब जो बेच वाड़ो रखोगो इन्हें रुपया देगो, ठीक है। तो अब ये जो रुपए लगे इसके, इसने कहाँ पे रुपए लगा दिए? भूमि में, दुकान में, एप्पल का फोन में और बेचवाड़ा में। तो यही है निवेश, ठीक है, एक प्रकार से खर्च करना। इसने अपनी जो संपत्ति को जहां पे खर्च किया वो क्या है? निवेश। ठीक है, समझ गया? याद रखो। हाँ, तेरा एप्पल का फोन पक्का? हाँ, खोलनी है मतलब चल जाए, एक महीने में दे दिए फ्री में ही दे दो। कदम खाता कि मेरा एक ही बैठ को 1.5 लाख है याद ही मेरा। तो ये क्या कहलाता है? निवेश। ठीक, क्या कहलाता है? निवेश। तो जो भी परिसंपत्तियां होती है, क्या होती है? परिसंपत्तियां। परिसंपत्तियां। क्लियर? अब ये जो परिसंपत्तियां किसे कहेंगे? कि ऐसी संपत्ति जिसको हम बेच के क्या कमा सकते हैं? पैसे कमा सकते हैं, वो परिसंपत्तियां होती हैं। तो परिसंपत्तियां जैसे कि भूमि हो गई, क्या हो गई? भूमि हो गई। क्लियर? एक ये परिसंपत्ति हो गई। भूमि के अलावा और क्या हो गई? अनेक सारे घर होते हैं, घर जैसे भवन, क्या? भवन, ठीक है। अनेक सारी मशीनें होती है, ठीक है, मान लो कि कोई मशीन थे ले आया, फिर उन बेच दो, दोबारा संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर? और इसके अलावा अन्य उपकरण, क्या? अन्य उपकरण, ये होते हैं ना परिसंपत्ति में, ठीक। ये जो अन्य उपकरण होते हैं इसमें क्या करना? अन्य उपकरणों का आप क्या करोगे? खरीदोगे, क्या करोगे? खरीदेंगे।
अब ये खरीदेंगे, इनको खरीदा आपने, तो इसमें आपने क्या किए, रुपए व्यय, ठीक है, पूंजी व्यय की, क्या की, पूंजी व्यय, ठीक। अब ये जो व्यय पूंजी है ये क्या कहलाती है, निवेश। दोबारा से समझो कि जो भी परिसंपत्तियां हैं, परिसंपत्ति मतलब भूमि, भवन, मशीन और अन्य कोई भी उपकरण जिन आप खरीद लें, ठीक है, एक अंदर अपनों के लागू रुपये लागू, ठीक है। तो अब अपनी क्या हो गई, इसमें पूंजी व्यय हो गई, इसे क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। विदेशी हो गया स्टार्ट, निवेश, जो विदेशी निवेश मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक। जो अंग्रेजी ज्यादा आ गई कोई बात नहीं, कर लो एडजस्ट, बाद में अंग्रेजी में पढ़ाऊंगा, भी ट्राई करो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो अब ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है ये क्या होता है, पहले तो कहते हैं कि आपत्ति वस्तु जितनी भी परिसंपत्ति ही उसके अंदर अपना रुपए व्यय करबो, वाई के लाभ निवेश, क्लियर या, और उसके अंदर देखा जाए भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरण, ठीक है, आने के अंदर जितना भी रुपया थे खर्च कर दिया, खर्च करके खरीद लिया, वो क्या कहलाता है, निवेश, ठीक। तो इसी प्रकार से अब विदेशी निवेश क्या होता है, ये भी क्या करेगा, पैसे खर्च करेगा, ठीक है, विदेशों से किसी दूसरे देश में खर्च करना, पर अब करेगा कौन, मान लो कोई विदेशी कंपनी आ गई यहाँ पे, कहाँ पे, भारत में, ठीक है, विदेशी कंपनी, एक, अब विदेशी कंपनी मान लो अब एप्पल पे चालू करना, APPLE, ठीक है, ये एप्पल ही आ गई ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये जो विदेशी कंपनी आ गई, कहाँ पे आ गई, भारत में आ गई, कहाँ पे आ गई, भारत में आ गई, तो भारत में आएगी तो ये भूमि खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, खरीदेगी, उसके अलावा मोबाइलों को बनाने के लिए मशीनें लाएगी, ठीक है, अन्य अनेक सारे उपकरण होंगे, यहाँ पे मजदूर खरीदेगी तो मजदूरों को तो रुपए देगी, देगी ना, देगी कौन दे, तो अब ये क्या हो गए, इनमें क्या कर दिया इसने, पैसों का व्यय, यानी कि रुपए खर्च, तो क्या कर दिए, रुपये खर्च, ठीक, कहाँ पे कर दिए, यहाँ पे कर दिए, ये क्या कहलाता है, निवेश। और ये निवेश किसके द्वारा किया गया, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा, और बहुराष्ट्रीय कंपनी किसकी थी, विदेशों की, किसकी थी, विदेशों की, तो इसलिए विदेशी निवेश, क्या कह दिया, विदेशी निवेश। यहाँ तक कोई समस्या, समझ गया, यानी कि किसी विदेशी कंपनी द्वारा या बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी दूसरे देश में जो भी परिसंपत्ति है, ठीक है, जैसे कि भूमि, मशीन, उपकरण, मजदूर, इनमें जो रुपए खर्च किए गए या जो पूंजी व्यय की गई वो क्या कहलाता है, विदेशी निवेश।